बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज से हम लेक्चर की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें डिजिटल इनवॉइसिंग का प्रोसेस कैसे होगा, उसकी जो इंटीग्रेशन का पूरा प्रोसेस है पराल के थ्रू किस तरह से होगा। पराल ने एक ये डॉक्यूमेंट इशू किया है 7 अगस्त को, तो जो मेरे सामने आया, जिसमें हमने भी एक प्रोग्राम डेवलप किया पराल की मदद से, और पराल की मदद से ही जो आगे दूसरे इंटीग्रेटर्स हैं जो जिनको लाइसेंस वाले मिले हैं, लाइसेंस इंटीग्रेटर, वो भी पराल की मदद से आगे फाइनल कर रहे हैं, हम भी पराल की मदद से आगे फाइनल कर रहे हैं। तो वो पराल ने एक पूरा सिनेरियो समझाया जो हमने काफ़ी पिछले महीने से जिस पे वर्किंग कर रहे थे कि किस तरह से टोटल सिस्टम हो जाएगा, और हमने बहुत सारे लोगों को इंटीग्रेट करवा दिया, जिसमें लॉ पॉइंट्स को देखा गया, जिसमें हर चीज़ को देखा गया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसी के रिलेटेड तकरीबन हमारे पहले हो चुके थे। और फिर पराल ने भी एक डॉक्यूमेंट इशू किया है, तो मैंने कहा ये आपको सबको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दूं कि किस किस तरह से ये आप प्रोसेस को समझ सकें, ताकि आपने अगर कल को अपना इंटीग्रेट करवाना है, किसी ने इंटीग्रेट करना है, ये किन किन के लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले तो ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिन्होंने अपने सिस्टम को इंटीग्रेशन करवाना है, उसके बाद ऐसे लोग जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउस वाले हैं जो इंटीग्रेशन करेंगे, उनके लिए हेल्पफुल होगा। फिर ये पराल ने इशू किया है और एफबीआर के साथ इशू किया गया है डॉक्यूमेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छी तरह ये चीज़ें सारी समझा सकूं, और उम्मीद है आप इसको समझेंगे भी और दूसरों को भी समझाएंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट काफ़ी लंबा है, 77 स्लाइड्स हैं इसकी। तो अब हम 20-20 मिनट की कोशिश करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, उसमें जितनी स्लाइड्स क्लियर हो गई बाकी फिर अगले में चले जाएंगी। तो ये है जी डिजिटल इनवॉइसिंग, आपको पता ही है। इस पे SRO 709 आया, फिर एक और SRO आ गया जिसमें उसको एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि ये प्रोसेस बड़ा टेक्निकल था। मैं तो इसमें बड़ा इन्वॉल्व रहा, तो इसलिए मैंने देखा कि ये जो है ना कोई इजी टास्क नहीं है और ना ही इतनी देर में होना है। तो वही बात हुई कि एफबीआर ने फिर डेट एक्सटेंड कर दी ताकि ये कंप्लीट कर सकें। तो अभी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उनको 10 अगस्त से अपनी टेस्टिंग शुरू होनी थी, वो सारी टेस्टिंग का भी मैं इसमें आपको बताऊंगा, और फिर 1 सितंबर से वो होंगे, जिसमें कमर्शियल इंपोर्टर भी हैं और 1 बिलियन से ज़्यादा वाले जो रेवेन्यू वाले भी हैं। तो इस तरह बाकियों का भी टाइम शेड्यूल दिया गया है, जिस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है, वो आप लोगों की नज़र से गुजरी होगी। तो ये डिजिटल इनवॉइसिंग क्योंकि पराल जो कर रहे हैं, तो पराल जो है ये एक यूर ट्रस्टेड पार्टनर फॉर द एफबीआर डिजिटल इनवॉइसिंग का है। तो फील फ्री टू गेट सिक्योर एंड सीमलेस इंटीग्रेशन विद द एफबीआर डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम विदाउट एनी चार्जेस, क्योंकि पराल जो है वो कोई चार्जेस नहीं ले रहा। हमने जब पराल के थ्रू सारा सिस्टम किया तो इन्होंने कोई चार्जेस की डिमांड नहीं की, इन्होंने फुल हमें हेल्प किया, और हमने इस तरह से इंटीग्रेशन एक दो जगह पे वो लोगों को, क्योंकि मैं लॉ की सपोर्ट दे रहा था कि लोग बड़े वरीड थे इस हिस्से में, तो एक ट्राइवोरो कंपनी है, सॉफ्टवेयर हाउस है, जिन्होंने ये मुझसे लॉ की पोजीशन ली, और उसके बाद उन्होंने इंटीग्रेट की और सक्सेसफुल रही उनकी। तो ये पराल आपको पता ही एफबीआर का ऑथोराइज्ड लाइसेंस इंटीग्रेटर है, तो डिजिटल इनवॉइसिंग के लिए। और डिजिटल इनवॉइसिंग जो है ये पराल ने अपने नंबर भी दिए हुए हैं कि अगर आप इसके साथ रब्ता करना चाहते हैं तो ये आपको फ्री ऑफ कास्ट डिजिटल इनवॉइसिंग कर देंगे, क्योंकि इस चैनल का मकसद लर्निंग है, और मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मेरे नॉलेज में चीज़ आती है और आपका बेनिफिट उसमें हो सकता है, डिपार्टमेंट का बेनिफिट हो सकता है, एफबीआर का बेनिफिट हो सकता है, तो वो मैं ज़रूर शेयर करता हूं। तो ये पराल का डिजिटल इनवॉइसिंग का आपको सिस्टम बता दिया मैंने। तो इसमें 2 तरह की इनवॉइसिंग होती है। एक तो पीओएस इनवॉइसिंग सिस्टम है, आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े रिटेल स्टोर हैं उनमें पीओएस मशीन लगी होती हैं। जब आपको वो इनवॉइस देते हैं तो इनवॉइस में एफबीआर का मोनोग्राम भी आ रहा होता है, और उसको स्कैन करने के लिए बार कोड भी आ रहा होता है। तो वो कौन सा है, वो बिजनेस टू कंज्यूमर होती है। बेसिकली बिजनेसमैन कंज्यूमर को जब सप्लाई कर रहा होता है। पीओएस इनवॉइसिंग इज एन ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सेल्स दैट कनेक्ट टू द कंप्यूटराइज सेल्स सिस्टम और टियर 1 रिटेलर्स का टू द एफबीआर सिस्टम थ्रू इंटरनेट। एफबीआर का जो सिस्टम है इंटरनेट के थ्रू टियर 1 रिटेलर जो है कंज्यूमर को इशू करता है। लेकिन जो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस, ये डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम है, इज एन
ऑनलाइन अप्रोच फॉर द बिजनेस टू इंटीग्रेट देयर ईआरपी, यानी कि अगर किसी का ईआरपी सिस्टम कोई चल रहा है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सिस्टम चल रहा है, उसमें इनवाइस जनरेट होती है, तो उस सिस्टम को एफबीआर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, तो वो फिर आपकी जो है डिजिटल इनवाइस जो है उसमें हो जाएगी। टू अदर इनवाइस सिस्टम विद एफबीआर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस इन रियल टाइम में वो इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस इशू हो जाएगी। अब अगर हम बात करें व्हाट इज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस क्या हो सकती है, ए टैक्स इनवाइस क्रिएटेड डिजिटली यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टूल्स यूज़ करते हुए डिजिटली जो हम इनवाइस करते हैं उसको हम इनवाइस कहते हैं। ऑन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्ट्रक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस। तो ये एक बड़ी स्ट्रक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस होती है जिसमें हम आपको सारा अभी मैं बताऊंगा कि किस किस प्रोसेस से गुजरने के बाद ये बनता है। लेकिन जो आप ऐसा समझते हैं, और इफ अ पेपर इनवाइस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक वन थ्रू अ कॉपिंग, स्कैनिंग और एनी अदर मेथड इट डज नॉट क्वालिफाइंग द इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस। के एक पहले से आपकी इनवाइस है उसको आपने अच्छी तरह स्कैन किया, स्कैन करने के बाद उसको एफबीआर को वो भेज दिया, तो वो इनवाइस नहीं होगी, बल्कि जिस पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस होगा और उस पे एफबीआर की तरफ से बार कोड लगेगा और उस पे जो है स्कैनिंग कोड होंगे, तो देन वो एफबीआर का मोनोग्राम होगा, तो देन वो इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस कंसीडर की जाएगी। तो अब डिजिटल इनवाइसिंग का जो सिस्टम है ये बेसिकली डिजिटल इनवाइसिंग सिस्टम इज ऑनलाइन अप्रोच है फॉर द बिजनेस टू इंटीग्रेट देयर सिस्टम विद द एफबीआर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसेस सो दैट द सप्लाई चेन कैन बी ट्रेस्ड एंड मॉनिटर द रियल टाइम इनवाइसिंग। के रियल टाइम आप जब अपने ऑफिस में इनवाइस इशू करेंगे तो रियल टाइम एफबीआर को वो रिपोर्ट होगी, देन आप इनवाइस अपने क्लाइंट को देंगे। जब वो क्लाइंट बाहर लेके चीज़ें निकलेगा तो एफबीआर का नुमाइंदा चाहे तो उसे चेक भी कर सकता है और वो इनवाइस की ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकता है कि रियल टाइम में ये इनवाइस इशू हो गई है, इसका टैक्स जो है वो रिकॉर्ड में आ गया है, तो अब ये सेल कर रहा है तो ठीक सेल कर रहा है। तो इसमें स्टेक होल्डर्स ज़ाहिर है कौन है, मेन स्टेक होल्डर टैक्स पेयर है जिसकी इनवाइस है। फिर उसके बाद आते हैं आपके लाइसेंस इंटीग्रेटर है जिससे इंटीग्रेशन जिसके थ्रू होगी, और एफबीआर है। तो इनमें अगर डिजिटल इनवाइस के ये स्टेक होल्डर्स हैं, और इन स्टेक होल्डर्स में अगर हम बात करें कि इसकी कैसे ये वर्किंग करता है, आपको पता है कि पहले जो सिस्टम था एफबीआर का जिसमें इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम था एक, आप जब सेलर एक इनवाइस इशू करता था, वो अपलोड करता था इनवाइस मंथ एंड पे, तो वो इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम में चली जाती थी। फिर वो इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम से उसको लोड करता था एनेक्स्चर सी में, जिसमें पूरी सेल्स की समरी आ जाती थी, और वो एनेक्स्चर सी जो है जब सबमिट किया जाता था उसकी पूरी टोटल जो है वो सेल अपलोड हो जाती थी। तो अब जो बायर होता था, बायर उसको डाउनलोड करता था वो पूरी एनेक्स्चर सी को अपनी परचेज समझ के, तो वो उसमें एनेक्स्चर ए में आके वो जितनी इसने सेल शो की होती थी वो सारी उसकी परचेज बन जाती थी। अब क्या है न्यू अप्रोच में, क्या है कि डिजिटल इनवाइसिंग में सेलर जो है वो इनवाइस इशू करता है, और इनवाइस जो है वो डिजिटल एपीआई में इनवाइस इशू होती है और इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम में जाती है। यानी कि इनवाइस जो है जब इशू होगी, जब तक नहीं इशू होगी, जब तक वो रियल टाइम में एफबीआर को रिपोर्ट नहीं होगी और उस पर स्कैन कोड और जो एफबीआर का मोनोग्राम नहीं आएगा, मोनोग्राम आने के बाद दोबारा इसके पास आएगी और वो डिजिटल एपीआई सारे फुलफिल करेगी, देन वो इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम में जाएगी। तो इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम से वो फिर बाकी प्रोसेस वैसे ही होगा, एनेक्स्चर सी में फॉर द मंथ रिपोर्ट होगी और एनेक्स्चर सी जो है वो सबमिट करेगा जब टैक्स पेयर, तो इस तरह से वो टोटल इनवाइस उसकी अपडेट हो जाएगी। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इसमें एक तो होगा कि ये रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी कि जैसे ही कोई अपनी इनवाइस इशू करेगा पहले एफबीआर को रिपोर्ट हो जाएगी, वो इंश्योर करेगी इंस्टेंट इनवाइस रिपोर्टिंग टू एफबीआर वाया इंटीग्रेशन के ज़रिए होगी। फिर उसकी जो ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट है वो क्यों बेहतर होगा, क्योंकि बिल्ड अ क्रेडिबिलिटी विद द टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटीज़ के दोनों को रियल टाइम रिपोर्ट हो रही है, तो इसलिए फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस का कंसेप्ट बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं टैक्स पेयर भी और एफबीआर भी। तो फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस का ख़त्म हो जाएगा। फिर एफिशिएंसी एंड ऑटोमेशन इसमें क्या होगी कि स्पीड अप कर देगी बुक कीपिंग, बिलिंग एंड कंप्लाइंस ऑफ द वर्क फ्लो जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। और मिनिमम मैनुअल एरर किस तरह से होंगे, वो इस तरह से होगा कि अपना रिस्क रिड्यूस कर देगी, रिस्क और पेनल्टीज़ को
क्योंकि वो मिनिमम मैनुअल एरर्स जो हैं लेट फाइलिंग की होंगे, क्योंकि रियल टाइम पे वो रिपोर्ट हो रही होगी। तो अब कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट क्या है एफबीआर के लिए, उसके लिए हु मस्ट कंप्लाई, किन किन के लिए ये ज़रूरी है। जितना भी कारपोरेट रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि कंपनीज हैं और वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, आपको पता है रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब ये है कि जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, जितनी भी कंपनी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और जितने नॉन कारपोरेट सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, और वो सारे हैविंग यानी अनवाइस सिस्टम, और उनका अगर अनवाइस सिस्टम है तो वो सबको इंटीग्रेशन में आना पड़ेगा, और उनकी रिक्वायरमेंट है कि यूज़ एनी अनवाइसिंग सिस्टम करेंगे, वो इंटीग्रेट होंगे विद एफबीआर और रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ द अनवाइसेस होंगी। तो स्ट्रीमलाइन इंटीग्रेशन के लिए क्या है कि एक तो मैं स्टेक होल्डर आपको बताया एफबीआर है, एफबीआर ने पराल को अपना दिया है इसका लाइसेंस, और लाइसेंस दे के उसने करना है टैक्स पेयर को। तो फिर वो जो क्या होगा, ये तीनों मिलके एफबीआर, पराल और टैक्स पेयर तीनों इंटीग्रेटेड होंगे, तो एफबीआर का डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम बनेगा, जिसमें एंजॉय करेंगे आप एफर्टलेस, सिक्योर एंड स्ट्रीमलाइन इंटीग्रेशन विद एफबीआर डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम। तो इसमें अगर हम बात करें कि लाइसेंस इंटीग्रेटर की और कॉस्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, लाइसेंस इंटीग्रेटर में, लाइसेंस इंटीग्रेटर जो है इज़ द फैसिलिटेटर फॉर द टैक्स पेयर बिजनेस नोटिफाइड बाई एफबीआर फॉर द इंटीग्रेशन सर्विसेज। तो इंटीग्रेशन सर्विसेज के लिए वो लाइसेंस इंटीग्रेटर किए गए हैं एफबीआर की तरफ से, तो जो कि रूल 150 ZQZH जो है, ये आपको मैंने कई दफ़ा इस पे वीडियोस भी डाउनलोड की हैं, आपने देखी होंगी, और एफबीआर और लाइसेंस इंटीग्रेटर की मदद से। तो पराल जो है उसकी अगर हम बात करें तो वो ज़ीरो चार्जेस करेगा इंटीग्रेशन के। हाँ, अगर वो उसके पीछे कोई सॉफ्टवेयर और बनाने वाला है और वो सिस्टम सारा इसमें डेवलप करता है और इसको देता है, तो ज़ाहिर है वो अदर जो हैं वो एक अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट उसमें चार्जेस लेंगे और करेंगे। तो इसमें ये वर्क कैसे करेगा लाइसेंस इंटीग्रेटर के, टैक्स पेयर होगा, टैक्स पेयर से जो अदर लाइसेंस इंटीग्रेटर हैं, अदर लाइसेंस इंटीग्रेटर फिर जाके पराल के और एफबीआर के सिस्टम के साथ ही अटैच होंगे, ठीक है। और अगर आप पराल के थ्रू जाएंगे तो पराल सीधा जो है ना वो आईटी एंड सेल टैक्स डिक्लेरेशन में पराल जो है वो डायरेक्ट इसमें जाएगा। दूसरे इंटीग्रेटर जो हैं, जिन लोगों ने अभी तक करवाए भी हैं, आपको पता है कि वो पराल के थ्रू कर रहे हैं और पराल से जाके वो सिस्टम में इंटीग्रेट होता है। ये अलहदा बात है कि पराल में रिसोर्सेज कितने हैं और उन रिसोर्सेज में सबको वो टेक ऑफ कर सकता है या नहीं, आपको टाइम दे पा रहा है या नहीं, तो आपको शायद वो टेक्निकल चीज़ें सारी वो ना समझा सक रहा हो, तो इसलिए आपको प्राइवेट इंटीग्रेटर जो हैं उनकी तरफ से जाके पराल के साथ रब्ता करना पड़ता है, क्योंकि पराल के साथ अगर बात करनी है तो आपको टेक्निकली साउंड होना चाहिए, जो चीज़ें आपको आएंगी तो फिर ही आप करेंगे। मेरा भी मकसद आपको लर्निंग देने का यही है कि आप अगर डायरेक्ट पराल के साथ रब्ता करके भी ये अपना करवा सकें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसमें टैक्स पेयर, लाइसेंस इंटीग्रेटर और टैक्स ऑफिस शामिल है। तो टैक्स पेयर की अगर हम बात करें, चूज़ लाइसेंस इंटीग्रेटर वो चूज़ करेगा, या तो पराल को करेगा या किसी और को करेगा। अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, उसके साथ आईपी विसलिंग होगी, एक आईपी नंबर के थ्रू जो है वो कॉन्टैक्ट इसका होगा, और आईपी नंबर का जो है वो एक्सेप्टेंस अगर हो जाती है आईपी नंबर की, वो इसमें भी ऐसा होता है कि सबसे पहले आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसका आईपी नंबर देना होता है, और आईपी नंबर जो है वो जब एक्सेप्ट हो जाता है तो देन उस पर अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ऑटो सैंडबुक इनिशिएट हो जाता है कि सैंडबॉक्स में आपकी जो अनवाइसेस ट्रायल करते हैं वो सैंडबॉक्स में जाती हैं और उधर से वापस आती हैं, और उसके बाद सैंडबॉक्स जो है इंटीग्रेशन, जनरेशन एंड टेस्ट एनवाइसिंग इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल सिनेरियोज, जो सिनेरियोज उसके बनते हैं उन सिनेरियोज में वो जाके सैंडबॉक्स में वो आप टेस्टिंग करते हैं अपनी इनवाइस की ना, जो अभी सारी पब्लिक कंपनीज़ को और कमर्शियल इंपोर्टर्स को अभी 10 अगस्त के बाद टेस्टिंग का टाइम दिया गया है, और टेस्टिंग करने के बाद उन्होंने इसको फाइनल करना है, अभी इंटीग्रेट कराना है, 25 के बाद टेस्टिंग करनी है और 1 सितंबर से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो वो ऑटो इसमें सैंडबॉक्स में आता है और प्रोसेस और प्रोसीजर करता है। तो जन प्रोडक्शन ऑफ टोकन डिटेल, एक टोकन मिल जाता है कि ये अब आगे अपना प्रोसेस कर सकेगा। तो उसके बाद ये अब डिजिटल इनवॉइसिंग का लाइव व्यू अगर हम आपको दिखाएं तो वो किस तरह से होता है कि आप जब डिजिटल इनवॉइसिंग में जाते हैं तो एफबीआर में आप गए
और FBR में जब आपने आइरस खोला तो आइरस में वो आपको लॉगिन की डिटेल आ जाती है। जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हैं उनको भी इधर से लॉगिन करना पड़ता है, और FBR डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम के लिए भी आपको वो लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे इसमें अपना आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो इसको लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन के बाद क्या होगा कि आपको डिजिटल इनवॉइसिंग का इधर सिनेरियो नज़र आ रहा होगा। इस डिजिटल इनवॉइस वाले सिनेरियो को जब आप दबाते हैं तो फिर प्रोसीड विद प्राल एज अ लाइसेंस इंटीग्रेटर, तो प्राल के साथ आप प्रोसीड्स करते हैं, जिसमें आपको इंटीग्रेशन मोड आ जाता है। चूज़ आप इंटीग्रेशन मोड्स करते हैं, API इंफॉर्मेशन करते हैं, मैनुअल इनवॉइसेस जनरेशन और इनवॉइस डैशबोर्ड के लिए। तो फिर आपने जब चूज़ किया प्राल की इंटीग्रेशन को, तो फिर प्रोसीड्स प्राल इंटीग्रेशन करेगा। अदर लाइसेंस इंटीग्रेटर करना है तो इधर से करेंगे, प्राल करना है तो इधर करेंगे, फिर आप सबमिट करेंगे। जब सबमिट कर देते हैं तो आपके पास फिर ये तो आपका सिनेरियो आ ही रहा होता है। इधर प्लीज़ एंटर द टेक्निकल डिटेल बिलो, प्राल विल कंटेक्ट टू प्रोवाइड द टेक्निकल कॉन्टैक्ट, क्योंकि आपने जो इसके APIs के लिए आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं उसका आपने API जब देना होता है तो टेक्निकल कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा है उसके नेम दें, कॉन्टैक्ट नंबर दें, टेक्निकल ईमेल कौन सी है, और ERP सिस्टम आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर टाइप क्या है, सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है, और फिर CRM यूज़र फॉर द ऑथोराइज्ड पर्सन ईमेल एंटर, ईमेल की डिटेल करनी है। तो फिर आपका बिज़नेस की नेचर बतानी होती है कि आप बिज़नेस एज ए क्या कर रहे हैं। आप एज ए मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, इंपोर्टर कर रहे हैं, एक्सपोर्टर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, सर्विस प्रोवाइडर या अदर, जो भी आपका इसमें है। पहले तो आपने मेन बिज़नेस की नेचर बतानी है, फिर आपने सेक्टर बताना होता है। सेक्टर फॉर सैंडबुक टेस्टिंग ओनली, कि ये सेक्टर इसलिए बताया जाता है कि सैंडबुक में टेस्टिंग जो करनी होती है वो इसकी बेस पे कि आप पोटेशियम क्लोरेट में कर रहे हैं, होलसेल रिटेल इसकी कर रहे हैं, या सीमेंट और कंक्रीट के ब्लॉक्स में कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल में कर रहे हैं, सर्विसेज में कर रहे हैं, मोबाइल में, CNG व्हाट्सएवर जो भी है, आपने अपना वो स्टील फ़र्ज़ किया, सिलेक्ट कर लिया और इधर से मैन्युफैक्चरर कर लिया। तो आपने नेक्स्ट को फिर आप दबाएंगे, तो नेक्स्ट में जब आप जाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ब्राउज़ करेंगे, चूज़ फाइल के आपने फ़ाइल करनी है, जिसमें क्या होगा होस्टिंग सर्वर कंपनी कौन सी है कि आपको जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, और होस्टिंग सर्वर कंट्री कौन सा होगा, फिर उसमें उसका IP एड्रेस आपने देना है। ठीक है, तो ये IP एड्रेस जो है 3 हो सकते हैं, आप 3 प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनका हमने पहले प्रोसेस करवाया, ये इसमें देखा तो उसमें 3 बेहतर होगा कि ज़्यादा आपके पास हों, कि एक में अगर नहीं हो रहा तो दूसरा चल सकता है। इसी तरह आप इसको अपलोड करते हैं तो IP एड्रेस जो आपका वो सिस्टम में इस तरह से आ जाता है। अच्छा, IP एड्रेस बाज़ लोग अगर आपको पता ना चले किस तरह से निकालना है, तो आप गूगल में जाके माई IP एड्रेस लिखते हैं तो आपके सामने वो बार खुल जाती है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसका IP एड्रेस क्या है। तो इसके बाद IP एड्रेस आप देते हैं, तो ये अगर वो उसको रिमूव करना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो वो इधर से करके तो फिर सबमिट कर देते हैं। सबमिट करेंगे तो आपको एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगी आपकी, कि आपने IP एड्रेस दे दिया कि इसके ज़रिए हमारा कॉन्टैक्ट होगा FBR के इंटीग्रेशन सिस्टम के साथ। तो अब उससे आपका इंटीग्रेशन हो गया, तो आपने जब व्यू किया API एनवायरनमेंट की डिटेल देखी, तो आपको FBR ने कहा जी आपके, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, स्टील के मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपके एलिजिबल सिनेरियो 3 हैं, ये 3 सिनेरियो आप पूरे करेंगे देन आप एलिजिबल होंगे। तो सक्सेसफुल सिनेरियो अभी 0 है, आपने कोई नहीं पूरा किया। व्यू अ सैम्पल जॉसन, वो 3 पेंडिंग सिनेरियो हैं, और अनसक्सेसफुल जो सिनेरियो है वो 0 है। तो इस तरह से FBR का इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस टाइप और टोटल जो सेल्स वैल्यू है और सिनेरियो ID और स्टेटस जो है वो आपका लगा दिया जाएगा, क्योंकि आपने अभी जो किया और आपका सिनेरियो जो है ना वो नज़र नहीं आया है FBR को। तो आपने फिर ये सिनेरियो करने के लिए दोबारा किया, और इसमें API का जो सैंडबॉक्स में है वो आपने API दी, टोकन आपको जनरेट अगर तो हो गया तो API का, और टोकन जनरेट हो गया तो कॉपी ऑफ वेब API एनवायरनमेंट की डिटेल में आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किया तो व्यू सैम्पल फॉर्मेट में आ गए, और उसके बाद आपने ये इनवॉइस का फॉर्मेट देना है। इनवॉइस का फॉर्मेट क्या होगा कि इनवॉइस की टाइप क्या है, सेल इनवॉइस है जी, इनवॉइस की डेट क्या है, डेट आ जाएगी, सेलर्स NTN नंबर क्या है, क्योंकि वो देना पड़ता है आपको एज़ पर
सेक्शन 23 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट आपने इनवॉइस का बताना होता है। फिर सेलर्स बिजनेस नेम जो है वो आ जाएगा आपको, सेलर्स प्रोविंस कौन सा है, बायर्स CNIC क्या है, बायर्स का NTN क्या है, बायर्स का नेम क्या है, प्रोविंस कौन सा है, कहाँ से वो कर रहा है, और बायर्स का एड्रेस क्या है, सेलर एड्रेस क्या है, इनवॉइस का नंबर क्या है। ये देने के बाद आप जब HS कोड जो है वो बहुत ज़रूरी है, HS कोड आपको अपनी प्रोडक्ट का बिल्कुल एग्जैक्ट अभी देना पड़ेगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है उसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर सैम्पल फाइबर्स क्या है, रेट टैक्स का क्या है जी 18% है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, फर्ज किया kg है, क्वांटिटी कितनी है 1 है, टोटल वैल्यू उसकी आ जाएगी, वैल्यू पे वो सेल टैक्स कितना लग रहा है, एक्सक्लूसिव सेल टैक्स कितना है, सेल टैक्स कितना है। तो ये सारी जो इनवॉइस के रिलेटेड होंगी वो सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी होगी। प्रोवाइड करने के बाद फिर आप व्यू सैम्पल कोड पे जाएंगे, तो व्यू करेंगे तो जब आपको ये आ जाएगा सैम्पल कोड का नेट आ जाएगा, यूजिंग अ सिस्टम नेट HTTI यूजिंग न्यू कंफर्ट जॉनसन क्या आ रहा है, और ये आपकी डिटेल जब आप सारी देंगे आ जाएगी तो कॉपी सैम्पल के लिए अप्लाई करेंगे। तो फिर एलिजिबल सिनेरियोज़ में आप आएंगे। एलिजिबल सिनेरियो में अब आपके देखें वो कहता है जी स्टील सेल ऑफ स्टील मेल्टिंग री रोलिंग एंड बिल्ट इंगट वगैरह आपका होगा, और सेल ऑफ स्टील स्क्रैप कर सकते हैं, सेल ऑफ स्टील थ्रू टोल मैन्युफैक्चरिंग एंड बिलेट कर सकते हैं। यानी कि वो हमने स्टील का मैन्युफैक्चरर चुना था ना, इसलिए वो 3 सिनेरियो लगाए। तो अब उसके सिनेरियोज़ में ये सारे फिल होने चाहिए। जैसे कि ये पहला इसने सक्सेस कर दिया कि एक सक्सेसफुल हो गया, अब तीनों सिनेरियो में से एक सिनेरियो आपका सक्सेसफुल हो गया है, 2 फिर पेंडिंग है। तो इसमें आप दूसरे में किया तो दूसरा फेल हो गया, नहीं हुआ। अब इसमें फिर आप इसकी जो एरर है, एरर की डिस्क्रिप्शन आपके पास आ जाएगी, एरर की डिस्क्रिप्शन आप दूर करेंगे, डिस्क्रिप्शन दूर करने के बाद फिर आपका अगला चलेगा, और इसी तरह से वो सक्सेसफुल होते जाएंगे। जब 2 सक्सेसफुल हो गए और तीनों जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फिर ये तीनों सक्सेसफुल हो गए तो आपकी पेंडिंग सिनेरियो ख़त्म हो गया। अब आपका जो है ना ये FBR में चला जाएगा सैंड बॉक्स में, सैंड बॉक्स के एनवायरनमेंट में आप इसको चेक कर सकेंगे। तो ये इससे आपने जब देखे तो सारे सक्सेस हो गए हैं, सारे सिनेरियो सक्सेसफुल हैं, तो आपकी इनवाइस अब सैंड बॉक्स में जाने के लिए तैयार होगी। आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो व्यू प्रोसीजर फॉर API डिटेल्स का, तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अब जाने के लिए ये नेक्स्ट है। अभी तक हमने यहाँ तक ऐसा होगा कि आपने इनवॉइस को सैंड बॉक्स में भेज के चेक करना है। ये देखें हमने किया, पहले में सक्सेस हो गई, दूसरी फेल हो गई, फिर भेजी, फिर सक्सेस हो गई और फिर सक्सेस हो गई। तो इस तरह से करके आप सैंडबॉक्स में, अभी ये टेस्टिंग एनवायरनमेंट है। यहाँ तक जो सारी बात बताई गई है वो मैंने टेस्टिंग एनवायरनमेंट की आपको बताई है कि टेस्टिंग में हो तो आपने किस तरह से इसको टेस्ट करना है। ले जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि ये आपका सिस्टम जो है आगे फॉरवर्ड हो सके और आप इसको जो है अपना बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेट अपने आप को करवा सकें प्राल से या इससे करवा सकें। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आप इसको लाइक और शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इसको देख सकें। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।